हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट होता है, ना कि एक कंपनी। तो ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट अपने बेनिफिशियरीज के लिए काम करता है। जो भी उसके बेनिफिशियरी, जो भी उससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काम करता है। और यहाँ पे अगर म्यूचुअल फंड एज ए ट्रस्ट आपको रजिस्टर्ड होना है तो 40% वेल्थ आपकी होनी चाहिए, और प्लस 5 ईयर्स का आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए फाइनेंशियल फील्ड में। तो अगर म्यूचुअल फंड में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, क्या क्या मिलके म्यूचुअल फंड बनाते हैं, तो एक होता है इसमें स्पॉन्सर। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड अगर अपन बोलते हैं तो एसबीआई उसको स्पॉन्सर कर रहा है। फिर वो ट्रस्टीज़ को अपॉइंट करेगा, और फिर ट्रस्टी फर्दर मिलके असेट मैनेजमेंट कंपनी को अवॉर्ड। असेट मतलब होता है कि आपका पैसा मैनेज कर कौन करेगी, ये कंपनी करेगी। इसे ही अपन कॉमन लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड बोलते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड में तीनों कंपोनेंट होते हैं, बट ये एक्चुअली म्यूचुअल फंड का फेस होता है। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो इसका इसका मतलब ये एएमसी कौन सी है? एसबीआई म्यूचुअल फंड। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, निपॉन म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। उनके बारे में भी अपन कभी डिस्कस करेंगे। चलिए, अभी इसमें कैसे काम होता है तो वो अपन चीज़ें डिस्कस करते हैं कि इसमें कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ से लोग उठाते हैं। इसमें दो बड़े काम के कंपोनेंट होते हैं। एक होता है जिसको अपन बोलते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये एनआईएसएम का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसको सीरीज़ 5A बोलते हैं। तब जाके उसमें मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए आपको, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं। एनआईएसएम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट। इट इज़ द एजुकेशनल इनिशिएटिव ऑफ द सेबी। अब ये सेबी क्या बोला है? सेबी 1992 में इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला था। इसका मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट बॉडी बनी थी, और ये हर्षद मेहता स्कीम के बाद में इस स्टॉक मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल नहीं, ज़्यादा अच्छा वर्ड है, रेगुलेट करने के लिए, कि ये सुव्यवस्थित तरीके से चल सके, इसके लिए सेबी बनाया गया था। और सेबी के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। पहले अपन ये डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। ये ले इन्वेस्टर का पैसा देते हैं किसको? फंड मैनेजर को। और वो फंड मैनेजर आपका पैसा तीन तरह के मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। पहला हो सकता है वो इक्विटी मार्केट, दूसरा हो सकता है वो डेट मार्केट, और तीसरा हो सकता है लिक्विड फंड, ठीक है। अब ये इक्विटी क्या होता है ये अपन देखते हैं। देखो, बिजनेस में एक सीधा उसूल है कि पैसा खुद का नहीं लगना चाहिए, बाहर से आना चाहिए। तो बाहर से पैसा लाने के दो तरीके। एक तरीका है आपका स्टॉक डेट मार्केट। डेट मतलब आप पैसा उधार ले लो, लेकिन उधार देने में आपको रेगुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मान लो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो हर साल आपको 8 रुपये 100 रुपये पे देने पड़ेंगे। और या फिर ये 100 करोड़ हो तो 8 करोड़ आपको देने पड़ेंगे। तो ये जनरली बिजनेसमैन इसको प्रेफर नहीं करते। तो इसका दूसरा तरीका होता है, आप अपने आपको 100 रुपीज़ की ज़रूरत है, आप 10 लोगों से बोलो कि मेरे को 10 रुपीज़ दे दे, आपके पास 100 रुपीज़ आ जाएंगे। मैं आपको इस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप दे दूंगा, इस कंपनी के अंदर आपकी इक्वल पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 रुपीज़ आ गए। अब यहाँ पे क्या होती है, इसी पार्टनरशिप को लोग बेच सकते हैं। मान लो इसने 10 रुपीज़ दिया, ये कंपनी अच्छा कर रही है, तो ये 10 रुपीज़ को कोई आदमी इसको 12 रुपये में ख़रीदने को तैयार हो सकता है, कोई 13 में हो सकता है, और इनफैक्ट कोई 15 रुपीज़ में भी इसको ख़रीद सकता है। तो ये खरीदने बेचने के लिए एक अलग से प्लेटफॉर्म बना रखा है। उस प्लेटफॉर्म को अपन बोलते हैं, दो प्लेटफॉर्म है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जहाँ पे आप इस स्टॉक को, जो आपकी स्टॉक है, जो आपकी शेयर वैल्यू है, उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 4000 कंपनीज लिस्टेड है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में अराउंड 2000 कंपनीज लिस्टेड है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप सारी कंपनीज़ के बारे में तो जानना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इन्होंने बोल रखा है कि हम टॉप 50 कंपनीज़ के बारे में बताएंगे। तो उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो है निफ्टी। तो अपन जनरली जो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि निफ्टी गिरा, निफ्टी धड़ाम, निफ्टी उछला, तो ये सब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ऐसे ही कोई बीएससी का भी बेंचमार्क इंडेक्स हो सकता है। तो बीएससी का जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसका नाम है अपना सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स बोलते हैं। और ये टॉप 30 कंपनीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। और ये आपका एनएससी का लोगो है, और ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लोगो है। यहाँ तक चीज़ें अपन ने क्लियर कर ली। अब अपन देखते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे उधार लेते हैं, कैसे सिस्टम चलता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है एमआरएफ का। एमआरएफ के एक शेयर का वैल्यू है 1 लाख रुपए, अराउंड 1 लाख रुपए। अगर आप चाहते हैं कि एमआरएफ की टोटल वैल्यू कितनी है, तो टोटल वैल्यू भी आप इजी वे में इसका निकाल सकते हैं।
इसको टोटल वैल्यू निकालने का तरीका होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो फाइनल वैल्यू आती है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये देखा जाता है कि आपके शेयर की वैल्यू कितनी है और नंबर ऑफ शेयर्स कितने अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल सकते हैं। तो आपकी वैल्यू इतनी है और आपके शेयर्स कितने अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं वॉल्यूम से। तो ये अगर आप तो ये 1 लाख जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है, यू कैन पुट एग्जैक्ट वैल्यू हियर, और इसको 7421 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका मार्केट कैप आ जाएगा। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 42,655 करोड़। 42,655 करोड़ की कंपनी है ये, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। और इसमें अगर आप मान लो कि आपके पास एक शेयर है तो आपके पास उतनी ही होल्डिंग रहेगी, वन, ठीक है। तो जितने शेयर है उतने शेयर की होल्डिंग आपके पास रहेगी, आप कंपनी के ऑनर रहोगे। जो भी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ऑनर होते हैं, बस उनको ऑनरशिप उनके शेयर के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होती है। आपके पास 1% शेयर है तो आपकी 1% ऑनरशिप है। आप अगर 100% शेयर ले सकते हो तो आप 100% ऑनरशिप हो जाएगी आपकी। और ये कुछ वर्ल्ड में भी कुछ और स्टॉक मार्केट है उनके बारे में दे रखा है, लाइक जापान में निकी है, सिंगापुर में है, हांगकांग है, चाइना है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जनरली बहुत सारी पोंजी स्कीम्स इंडिया में चलती हैं, तो ये ऐसा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है और इट इज़ वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड। ये सारा गवर्नमेंट के अंडर है, ये एकदम फ्री एंड फेयर टाइप का बिजनेस है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मैं, ये मेरा खुद का डीमेट अकाउंट है, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो ये डीमेट अकाउंट है। तो आज मैंने डीमेट अकाउंट ओपन किया अराउंड 11 जुलाई, तो मुझे ये फर्स्ट टाइम वार्निंग दिखी, तो मैंने सोचा कि आपके लिए ये डाल देता हूँ। ये क्या वार्निंग है आप इसको पढ़िएगा, आपको फिर समझ में आएगा। अब अपन समझते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड का क्या रोल है। तो अपन ने दो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक इक्विटी और एक डेट मार्केट। डेट मार्केट में, ठीक है, डेट मार्केट में पैसा उधार लिया जाता है, और लिक्विड फंड अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इन दोनों पे फोकस करते हैं। चलिए, अब अपन इक्विटी में मार्केट कैपिटलाइजेशन अपन देख चुके हैं, और ये एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू क्या होता है। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, देखिए 1 लाख का शेयर है अपना एमआरएफ का, ये अपन ने, ठीक है। अब सपोज करो कि 10 बंदों, अब एक बंदा तो इस शेयर को खरीद नहीं सकता, तो इसको 10 बंदों को शेयर खरीदना है तो 10,000 सबको लगाना पड़ेगा, तो ये मिलके हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। तो अब इस 1 लाख के शेयर को 10 पार्ट में तोड़ दिया, टोटल 10 टुकड़े कर दिए इसके, हर एक टुकड़े को अपन बोलते हैं यूनिट, हर एक टुकड़े को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। तो 1 यूनिट हो गई, ऐसे इसकी कितनी यूनिट है, 10 यूनिट है, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,000। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू होती है उसे अपन बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू। अब नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने 1 लाख के 10 टुकड़े कर दिए 10,000 के, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट आ गई, नंबर ऑफ यूनिट कितनी होगी 10, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई 10,000, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1 लाख। तो इसीलिए टोटल मार्केट वैल्यू अगर आप कैलकुलेट, आपको पता है, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास नेट एसेट वैल्यू आ जाएगी। नेट एसेट वैल्यू, आपके एसेट की टोटल वैल्यू कितनी है 1 लाख, टोटल वैल्यू की, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। तो आपके टोटल एसेट की वैल्यू कितनी है 1 लाख, ये 1 लाख, इसको आप अपने टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो 10,000 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाला चीज़ आपको क्लियर है। तो ये एनएवी ही देख के ही अपन म्यूचुअल फंड लेते हैं। अगर किसी का एनएवी, हिस्टोरिक एनएवी देखते हैं तो वो हिस्टोरिक एनएवी अगर आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, सपोज जैसे मैंने 10,000 यहाँ पे लिखा, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000 ऐसे इंक्रीज़ होता है। वैसे इतना बड़ा नंबर एनएवी का नहीं होता है, एनएवी बहुत स्मॉल यूनिट्स बताते हैं। क्योंकि मैंने एग्जांपल किसका लिया, आपके पास एमआरएफ टायर का। अब मैं और छोटा एग्जांपल, जैसे मान लो कि 1,000 रुपीज़ का शेयर है किसी का, रिलायंस का मान लेते हैं, वैसे रिलायंस का शेयर ज़्यादा का है, 1,000 रुपीज़ का, तो आप 100 यूनिट बना दो, ठीक है, और इन 1 यूनिट की एनएवी रख दो 10 रुपीज़। तो ये आपका एनएवी हो गया, नेट एसेट, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास टोटल एसेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एनएवी होता है, एनएवी को देख के ही अपन म्यूचुअल फंड का सही है या गलत है उसका हिस्टोरिकल एनएवी बता सकते हैं। अब कुछ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बेसिस पे कुछ फंड है, तो पहले अपने को समझना पड़ेगा मार्केट कैप क्या होते हैं। और मार्केट कैप अभी अपन ने डिस्कस किया कि आपका शेयर का वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर कितने अवेलेबल है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसके हिसाब से मार्केट कैप आ जाएगा। तो ऐसी
बड़ी कंपनीज़ होती है, बहुत बड़ी कंपनीज़ होती है, इनकी वैल्यूएशन लाख करोड़ में होती है। तो ऐसी टॉप 100 कंपनीज़ को अपन किस में काउंट करते हैं? लार्ज कैप में। 101 से लेकर 250 तक जो कंपनीज़ होती हैं उनको मिड कैप में काउंट करते हैं, और 250 के बाद की जो कंपनीज़ होती हैं उनको अपन स्मॉल कैप में काउंट करते हैं। तो अब ये लार्ज कैप कंपनीज़ कौन कौन सी है? तो ये आपके सामने लार्ज कैप कंपनीज़ है, ये सारे के सारे मार्केट लीडर हैं, आप इजी वे में इनको देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ कंपनीज़ है जिनको अपन मिड कैप कंपनीज़ बोलते हैं, ये मिड कैप है। और उसके बाद में लार्ज कैप, फिर से लार्ज कैप हो गया। तो ये अपने 3 टाइप की कंपनीज देख ली, एक मिड कैप फंड, एक अपने लार्ज कैप, दूसरा मिड कैप, और तीसरा स्मॉल कैप। ठीक है, तो लार्ज कैप अपना टॉप 100 की कंपनीज होगी, मिड कैप 101 से लेकर 250, और 250 के नीचे रैंक वाली जो कंपनीज उनको स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। अब ये कंपनीज के टाइप पे कुछ फंड है, जैसे आप सीधा लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लार्ज कैप फंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर आप पैसा देते हैं, जैसे HDFC को आपने पैसा दिया, तो ये आपने बोला कि मैं लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो HDFC को समझ में आ गया कि ये बंदा टॉप कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो ये आपका पैसा 80% पैसा वो टॉप कंपनीज़ में लगाएगा और 20% पैसा अपने हिसाब से लगाएगा। ठीक है, तो ये 80% पैसा तो ये आपके टॉप कंपनीज़ में लगाएगा, जो भी टॉप कंपनीज़ हैं उनमें लगाएगा। ठीक है, ये स्मॉल कैप का है इसको, और 80% पैसा आपका वहाँ पे लगेगा। दूसरा मिड कैप में, ठीक है, जो लार्ज, मिड और स्मॉल 3 टाइप की कंपनीज होती है, तो ये आपका 65% मिड कैप में लगा है, 35% में ये खुद डिसाइड करेगा कि कितना लार्ज में लगाना है, कितना स्मॉल कैप में लगाना है। और जनरली क्या होता है, लार्ज कैप है और मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो ये कंपनीज का शेयर की वैल्यू गिरती नहीं है, ये मार्केट प्लेयर है। और ये भी अच्छे प्लेयर होते हैं, ये भी आपका टॉप 101 से लेकर 250 के बीच की कंपनीज होती है, और कोई ना कोई कंपनी अच्छा करती। स्मॉल कैप में थोड़ा रिस्की होता है, 250 से नीचे वाली कंपनीज होती है, तो ये बहुत कम रिस्की होती है, इस वजह से यहाँ पे 80% लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना अलाउ था, मिड कैप में 65% ही कर दिया अभी। तो अब इनके बेसिस पे कुछ और म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे मान लो कि ये तो अपन ने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप। अब क्या होता है, अगर लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 25% इसमें, 25% इसमें, और 25% पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी का 25 फंड मैनेजर अपने हिसाब से देख लेगा। तो ये आपका 25% पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया, 25% पैसा इधर, और 25%, और ये फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन पे हो जाएगा। अब ये कुछ लाइव एग्जांपल है, जैसे ब्लू चिप फंड्स अपन उनको बोलते हैं जो कि अपना जो इमर्जिंग कंपनीज होती है, ये भी टॉप कंपनीज ही होती है। ठीक है, मिड कैप कंपनीज, और ये स्मॉल कैप, और ये आप लार्ज और मिड दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें 35% पैसा लार्ज में, 35% पैसा मिड में। ठीक है, फ्लेक्सी कैप में फंड में पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी आपने किसको हैंड ओवर कर दी कि भैया मैं तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, आप तो देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस टाइप के फंड होते हैं। और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।